हेलो एवरीवन। सो ऑटो एंसिलरी स्पेस से एक इंटरेस्टिंग कंपनी पे आज हम डिस्कशन करेंगे, एसजेएस एंटरप्राइजेस। तो इस कंपनी को अगर आप बाकी ऑटो एंसिलरी बिजनेस से कंपेयर करोगे ना, तो काफ़ी यूनिक मॉडल है, इंटरेस्टिंग मॉडल है। इनका डिटेल डिस्कशन करेंगे, बिजनेस कैसे स्टार्ट हुआ, प्रोडक्ट्स वगैरह है, कंपनी क्या बनाती है, एग्जैक्ट रेवेन्यू मॉडल कैसा है कंपनी का, अभी कैसी परफॉर्मेंस है, आय का कैसा आउटलुक अपॉर्चुनिटी लगता है, इन सारी चीज़ों पर कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। सो एसजेएस एंटरप्राइज के बिजनेस को अगर मुझे वन लाइन में एक्सप्लेन करना हो कि एग्जैक्टली कंपनी क्या करती है, तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो जैसे मेकअप आर्टिस्ट होता है। तो मेकअप आर्टिस्ट वाला ही काम है इस कंपनी का ऑटो इंडस्ट्री के अंदर। मेकअप आर्टिस्ट का काम क्या होता है? लोगों को सुंदर बनाना, लोगों को अच्छा दिखाना। सेम वैसा ही इस कंपनी का भी काम है। मतलब इनके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जो भी कंपोनेंट्स वगैरह ये बनाते हैं, सबका एक पर्पज है कि गाड़ी को ज्यादा से ज्यादा हमको सुंदर दिखाना है, ज्यादा से ज्यादा हमको अच्छा दिखाना है। वो फील गुड वाला फैक्टर फील होना चाहिए कंज्यूमर्स को। तो ये इनका मेन पर्पज रहता है। बिजनेस स्टार्ट कहाँ से हुआ? 1987 में एज अ पार्टनरशिप फर्म इस कंपनी की स्टार्ट हुई थी। तो तीन लोगों ने स्टार्ट किया, उन्हीं के नाम पे इस कंपनी का नाम पड़ा है एसजीएस। तो शिवा कुमार, जोसेफ, श्रीनिवासन, इन तीनों ने मिलकर 1987 में इसको स्टार्ट किया। बैंगलोर में एक छोटी सी प्रिंटिंग शॉप की तरीके से बिजनेस को इन्होंने स्टार्ट किया। एंड वहाँ पे आपके जो लोकल ऑटो एंसिलरी कंपनीज होती थी, उनको ये प्रिंटिंग वगैरह के सर्विसेज देते थे। 2005 में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनी। देन 2006 में यूएस की एक कंपनी के साथ में इन्होंने जॉइंट वेंचर किया। उनका भी ये कमर्शियल प्रिंटिंग का बिजनेस था। 2010 से 2014 का जो पीरियड था, उसमें इन्होंने ऑटो इंडस्ट्री में जो आपके डेकोरेटिव एस्थेटिक पार्ट्स होते हैं, उस इंडस्ट्री के अंदर इन्होंने एंटर किया। एंड वहां पे काफी सारे प्रीमियम सेगमेंट के अंदर, प्रीमियम डेकोरेटिव पार्ट्स के अंदर कंपनी ने एंटर किया, जिसमें से एक काफी पॉपुलर प्रोडक्ट है इनका थ्री डी लग्जरी बैचेस। तो जो कंपनी के आप लोगो वगैरह देखते हो ना, जैसे मारुति सुजुकी का लोगो होता है, महिंद्रा का लोगो हो गया, किया मोटर का लोगो हो गया, तो इस तरीके के प्रीमियम लोगो बनाने इन्होंने स्टार्ट करे। देन 2015 में एवरस्टोन, जो आपका प्राइवेट इक्विटी की कंपनी है, उन्होंने इस कंपनी में अपना स्टेक वगैरह परचेज किया। और तीन में से जो दो प्रोमोटर्स हैं एसजेएस में, जो एसएस है आपका शिवा कुमार और श्रीनिवासन, ये रिटायर हो गए। सो आज के टाइम पे जो कंपनी को, मतलब जो सिंगल प्रोमोटर हैं जो इसको रन कर रहे हैं एक्टिवली, वो है के जोसेफ जी, जिनको 30 ईयर से ज्यादा का एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री का। प्लस उनके साथ में आपकी बाकी प्रोफेशनल मैनेजमेंट है। देन ग्रेजुअली कंपनी ने बहुत सारे अदर अदर पार्ट्स, बाकी सारे टेक्नोलॉजी अपने बिजनेस के अंदर ऐड करी। जैसे एक इनके पास में है आईएमडी पार्ट बनाती है कंपनी। तो आईएमडी मतलब हो गया आपका इन मोल्ड डेकोरेटिव। सो एक तो हो गया जैसे नॉर्मल, मुझे किसी भी प्लास्टिक पार्ट पे डिजाइन वगैरह करना है, स्टिकर वगैरह लगाना है, तो वो मैन्युफैक्चर होने के बाद मैं उस पर वो डिजाइन, ग्राफिक वगैरह, ओवरलेज वगैरह, स्टिकर वगैरह लगाऊंगा। बट उसमें क्या है, कल को चल के वो फेड हो जाएगा बहुत जल्दी। तो जैसे एग्जांपल से आप समझो, मोबाइल कवर आप परचेज करते हो एक नॉर्मल मार्केट से, उस पर स्टिकर वगैरह लगा होता है, वो सारे ग्राफिक्स वगैरह होते हैं। लेकिन कुछ टाइम के बाद आपका स्टिकर निकल जाता है, जो ग्राफिक है वो आपका फेड हो जाता है, मतलब पुराना सा लगता है। तो लेकिन वहीं पे आप अगर किसी अच्छे ब्रांड का आप वो बैक कवर लेते हो, मोबाइल का बैक कवर लेते हो, तो जो भी ग्राफिक स्टिकर्स वगैरह है वो उसके अंदर इनबिल्ट होते हैं। तो इन मोल्ड डेकोरेटिव में क्या किया जाता है, जो भी आप पार्ट के ऊपर आपको डिजाइनिंग करना है, जो भी आपका स्टिकर वगैरह आपको लगाना है, वो उस प्लास्टिक पार्ट को मोल्ड करते टाइम ही आप उसमें फ्यूज कर देते हो। तो एक तरीके से वो सारा डिजाइन जो है ना, उस पार्ट का हिस्सा बन जाता है। तो वो मतलब इतनी जल्दी आपका फेड नहीं होता। और जो इनके ब्रांड्स हैं, वो इसके इसके अगेंस्ट में हमसे, यानी कि कंज्यूमर से प्रीमियम चार्ज कर सकते हैं, मतलब प्रीमियम प्रोडक्ट हो गया एक तरीके से। तो ये इन्होंने बनाना स्टार्ट किया। फिर आगे चल के आपके जो बाकी प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं, जैसे एल्यूमिनियम बैजेस हो गए, इलेक्ट्रोफॉर्म बैजेस हो गए, ये इन्होंने बनाना स्टार्ट किया। एल्यूमिनियम बैज यानी कि जो आपका नॉर्मल मिड रेंज की जो कार होती है, मिड टू प्रीमियम मार्केट की जो कार है, उसमें आपका एल्यूमिनियम बैज होता है। इलेक्ट्रोफॉर्म बैज जो है वो आपका प्रीमियम टू लग्जरी कार्स में यूज होता है, जैसे बीएमडब्ल्यू हो गया, या फिर आपका ये ऑडी हुआ, मर्सिडीज हुआ, इनमें आपका इलेक्ट्रोफॉर्म बैज यूज होता है। आगे चल के कंपनी ने एक्विजिशंस वगैरह भी करे, प्लस और ज्यादा पार्ट्स इन्होंने ऐड किया, जैसे ऑप्टिकल प्लास्टिक। सो ऑप्टिकल प्लास्टिक होता है जैसे प्लास्टिक के पार्ट्स होते हैं, लेकिन आपके ग्लास की तरह उसमें ट्रांसपेरेंसी होती है। तो जो स्पीडोमीटर होता है आपकी गाड़ी में, प्लस जो भी आपका डिस्प्ले होता है, उसके ऊपर उसको लगाया जाता है। स्क्रैच वगैरह से वो मतलब एक तरीके से प्रोटेक्ट करता है। प्लस आपको विजिबिलिटी भी क्लियर देता है, मतलब चाहे मैं सनलाइट में देखूं या फिर कोई भी ऐसी ऐसी लाइट होती है, तो मुझे जो भी डेटा वगैरह उस पर देखना है, वो काफी क्लियरली विजिबल होता है। सिमिलरली कंपनी ने एक कंपनी एक्वायर करी, एक्सोटेक प्लास्टिक करके उसका नाम है। तो उनके पास में क्रोम प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो था। तो जैसे गाड़ियों के आप वो ग्रिल वगैरह देखते हो, जिसपे क्रोम प्लेटिंग से जो बनाया जाता है, प्लस क्रोम बैजेस वगैरह जो होते हैं, जो आपके और प्रीमियम बैजेस आ गए, वो सब बनाना इन्होंने स्टार्ट किया। देन अभी 2-3 साल पहले इन्होंने एक और कंपनी को एक्वायर किया, वॉल्टर पैक इंडिया। अब ये जो वॉल्टर पैक इंडिया है ना, ये मतलब इसकी पेरेंट कंपनी स्पेन की है वॉल्टर पैक, लेकिन ये अपना इंडिया बिजनेस सेल करने को देख रहे थे। सिमिलरली जैसे बेलराइज के केस में वो जापान की जो कंपनी है H1, वो अपना इंडिया बिजनेस सेल करने को देख रहे थे। तो वहां पे बेलराइज ने उसको एक्वायर किया, यहाँ पे एसजेएस एंटरप्राइज ने इस कंपनी को एक्वायर कर लिया। ये जो वॉल्टर पैक इंडिया है ना, इनके पास में काफी हाई एंड टेक्नोलॉजी अवेलेबल थी। जैसे आईएमडी तो ये खुद करते थे
इन मोल्ड डेकोरेटिव पार्ट्स बनाती थी एसजेएस एंटरप्राइज। ये जो कंपनी है वॉल्टर पैक इंडिया, ये आईएमई हो गया, प्लस आपका आईएमएल हो गया, आईएमएफ हो गया, ये सारी टेक्नोलॉजी थी इस कंपनी के पास में। तो आईएमडी होता है, मतलब अगर मुझे सिंपली किसी पार्ट को बनाना है डिजाइनिंग के पर्पज से, तो मैं इन मोल्ड डेकोरेटिव टेक्नोलॉजी यूज करूंगा। अगर मुझे कोई लाइटिंग वाला प्रोडक्ट बनाना है, यानी उसका डिजाइन के साथ में उसमें लाइटिंग इफेक्ट भी होना चाहिए। जैसे गाड़ियों में होते हैं ना कई सारे ऐसे आपके पार्ट्स होते हैं जिनका डिजाइन के साथ में वो लाइटिंग भी देते हैं, लाइटिंग इफेक्ट भी देते हैं। जैसे इन आजकल की ईवी गाड़ियां देख लो आप, ईवी में आपका वो जो लोगो होता है कंपनी का, वो आपका ग्लो करता है, लाइट करता है। तो उन सब के लिए ना आपको आईएमएल टेक्नोलॉजी चाहिए, मतलब इन मोल्ड लेबलिंग, तो उसके थ्रू वो बनाया जाता है। फिर आपके कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जिनमें आपको इलेक्ट्रॉनिक फंक्शनिंग भी चाहिए, यानी डिजाइन तो अच्छा होना चाहिए लेकिन उसका मुझे इलेक्ट्रॉनिक फंक्शनिंग भी चाहिए उसमें। जैसे आपके वो जो टच बेस आपका एसी पैनल होता है, प्लस आपके जो वॉल्यूम के मतलब बिल्कुल वो टच वाले बटन हो गए, तो वो सारे पार्ट आपके बनते हैं इन मोल्ड इलेक्ट्रॉनिक वाले पार्ट से। तो वो टेक्नोलॉजी आ गई कंपनी के पास में। सिमिलरली अगर मुझे कोई 3D पार्ट बनाना है, मेरे गाड़ी का कोई 3D डिजाइनिंग पार्ट क्रिएट करना है, तो उसके लिए मुझे आईएमएफ टेक्नोलॉजी चाहिए, इन मोल्ड फॉर्मिंग। तो ये सारी मतलब जो टेक्नोलॉजी इस कंपनी के पास में नहीं थी पहले, ये 2023 में इस एक्विजिशन के साथ में इनके पोर्टफोलियो में आ गई। तो ये सारा इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। अब सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है ना इस कंपनी का, एसजेएस एंटरप्राइज का, कि 7000 के आसपास का इनका टोटल एसकेयूज है। मतलब काफी वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स और इतने सारे टेक्नोलॉजी के साथ में ये सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं। आई थिंक लिस्टेड स्पेस में तो कोई और प्लेयर है नहीं जो इस तरीके का काम करता हो। अनलिस्टेड में भी इनके जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं ना, वो सारे आपके मतलब लिमिटेड प्रोडक्ट्स में है, किसी का भी इतना इतना बड़ा एसकेयू पोर्टफोलियो नहीं है। प्लस एक और चीज इनके पास में क्या है कि अनलाइक जो आपका कंपोनेंट बिजनेस है, मतलब जो बाकी ऑटो एंसिलरी कंपनी जो कंपोनेंट्स वगैरह बनाते हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग में क्या है कि आपका कंटिन्यूस मैन्युफैक्चरिंग चलता है। इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है ये सारे प्रोडक्ट्स की, ये सारे पार्ट्स की, ये आपके छोटे छोटे बैचेस में होती है। तो हर एक स्टेज पे आपको कस्टमाइजेशन इसमें चाहिए होता है। प्लस जैसे केन्स बोलता है ना, मतलब केन्स के बिजनेस मॉडल में अगर आप देखोगे तो उनकी मैनेजमेंट क्या बोलती है कि हम आज उन मतलब टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, उन डिजाइन पे काम कर रहे हैं जो हमारे क्लाइंट जो है अगले 2-3 साल बाद जाके मार्केट में लॉन्च करेंगे। तो इनके साथ भी काइंड ऑफ वैसा ही केस है, क्योंकि इनको भी अपने ब्रांड्स के साथ में ना जो वो नया मॉडल लेके आ रहे हैं गाड़ियों का, वो 2-2, 3-3 साल पहले से लग करके काम करना पड़ता है कि कितने क्या एग्जैक्ट उसमें स्पेसिफिकेशन है, क्या क्या डिजाइनिंग उनको रखना है अपने गाड़ियों के अंदर, उसके अकॉर्डिंग ये पार्ट्स वगैरह बनाते हैं। अनलाइक जो आपका इंजन बनाने वाली कंपनी है या गियर शिफ्टर बनाने वाली कंपनी है, कैम शाफ्ट बनाने वाली कंपनी है, ये तो आपकी हर एक गाड़ी में सेम ही जाएगा, तो वैसा मॉडल नहीं है। तो ये इनको ना मतलब एक कॉम्पिटिटिव एज देता है कि इतना इजीली कोई भी नया प्लेयर आके इनके मॉडल को डिसरप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ये कंपनी ऑलरेडी 30-35 साल से ये चीजें करती आ रही है, इतने सारे ओईएम्स के साथ में इनका रिलेशनशिप है। तो इनके पास में इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, पर पीस जो इनको कॉस्ट पड़ता है वो काफी सस्ता पड़ता है, प्रोडक्शन एफिशिएंसी काफी अच्छी है कंपनी के पास में। तो ये सारे इनका एक तरीके से आप मोड बोल सकते हो, कॉम्पिटिटिव एज बोल सकते हो इस कंपनी का। तो ये सारी चीजें हमने इसका डिस्कस किया, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखा। अब इनका इस क्वार्टर का रेवेन्यू कैसा आया है, प्लस और मतलब एग्जैक्ट प्रोडक्ट्स क्या बनाती है कंपनी, कहाँ कहाँ पे गाड़ियों में यूज होता है, उसको भी एक बार देख लेते हैं। सो जैसे पैसेंजर व्हीकल में आप देखोगे ये पूरा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है कंपनी का, ये सारे पार्ट्स कंपनी बनाती है। मतलब डेकोरेटिव से रिलेटेड जितने भी पार्ट आपके लगते हैं, सुंदर दिखाने के लिए गाड़ी को जितने भी पार्ट्स लगते हैं, वो सब ये कंपनी बनाती है। क्रोम प्लेटिंग आप देख लो, फिर आपका वो जो साइड मिरर के ऊपर जो डेकोरेटिव पार्ट होता है वो भी ये कंपनी बनाती है। अब इसमें आप ये जो स्काई ब्लू से जो उन्होंने हाईलाइट किया हुआ है ना जिन प्रोडक्ट्स को, ये आपकी न्यू जनरेशन प्रोडक्ट्स हैं। मतलब पहले तो कंपनी एक तो है इनका ट्रेडिशनल पोर्टफोलियो, वो सिंपल आपका ग्राफिक बनाना, डिजाइनिंग वगैरह बनाना, स्टिकर वगैरह बनाना, वो तो हो गया ओल्ड पोर्टफोलियो। जो आपकी न्यू एज गाड़ियां आ रही है जितनी भी, जैसे जैसे ईवी की जो गाड़ियां हैं या फिर आपकी जो एसयूवीज वगैरह लेटेस्ट आ रही है, उन सब में आपके ये न्यू जनरेशन प्रोडक्ट्स लगते हैं। ये आईएमडी टेक्नोलॉजी, आईएमई टेक्नोलॉजी, ये सब उसमें यूज होता है। इसकी वजह से आप देखोगे कंपनी का जो किट वैल्यू है ना, वो भी ऑलरेडी मतलब पिछले कुछ सालों में आपका 3x 4x हो चुका है। और यहां से भी कंपनी बोल रही है कि 4 से 6 टाइम ये और ग्रो हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर। यानी कि ऑर्गेनिकली काफी स्ट्रॉन्ग टेलविंड है इस कंपनी के पास में। देन और आप पोर्टफोलियो देखोगे, जैसे ये व्हील के बीच में होता है कंपनी का लोगो होता है, ब्रांड होता है। अब ये सारे पार्ट्स जो है ना, ये ऐसे नहीं है कि इसके बिना गाड़ी बनेगी नहीं, लेकिन ये सारे पार्ट्स अगर मुझे प्रीमियम रेंज की गाड़ियां बनानी है, अगर मुझे कंज्यूमर से ज्यादा पैसा खर्चाना है, तो ये सारे पार्ट्स, ये सारे एसेसरीज मेरे को मेरी गाड़ी में चाहिए। तो इनका जो काम है ना वो बिल्कुल ही डिफरेंट है जो बाकी ऑटो एंसिलरी कंपनीज हैं। जैसे आप ये देखोगे डोर प्रोजेक्टर ब्रांडिंग, मतलब जब आप वो गाड़ी का दरवाजा ओपन करते हो तो वो नीचे जमीन पे सरफेस पे कंपनी का ब्रांड दिखता है, लोगो दिखता है। अब ऐसा थोड़ी है कि ये नहीं होगा तो गाड़ी चलेगी नहीं, लेकिन एक आपको अलग फील देता है, एक आपको डिफरेंट फील देता है कंज्यूमर को, उसके रिलेटेड ये सारे पार्ट्स बनाती है कंपनी। देन ये हो गया आपका पैसेंजर व्हीकल का पोर्टफोलियो।
इसके साथ में आप देखोगे ये टू व्हीलर का पोर्टफोलियो है, इसमें भी कंपनी आपका क्रोम प्लेटिंग से लेकर के 2D डायलर हो गया, 3D डायल हो गया, ये सारी चीज कंपनी बनाती है। अब डायलर मतलब वो पूरा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर नहीं बनाते, वो तो प्रिकॉल का काम है। ये उसका जो आउटर लेयर है, मतलब वो दिखना कैसा चाहिए, इंटीरियर कैसा होना चाहिए, वो काम करती है। जैसे आप मोबाइल को देखो, अब मोबाइल का जो हार्डवेयर वाला पार्ट है वो तो कोई और कंपनी बनाती है, बट मोबाइल पे कवर कैसा होना चाहिए, उसका लुक कैसा होना चाहिए, ग्लास कैसा लगना चाहिए, ये दूसरी काम करते हैं, ये दूसरी कंपनी का काम होता है। तो इनका काम है वही वाला डिजाइनिंग का, कि वो प्रोडक्ट, वो जो पूरा क्लस्टर है वो दिखना कैसा चाहिए, वो स्पीडोमीटर का लुक कैसा होना चाहिए, तो वो काम करती है कंपनी। सिमिलरली आप देखोगे टू व्हीलर प्रोडक्ट में भी कंपनी का जो किट वैल्यू है 300-500 से मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है कि आगे चल के 1.5 से 2 टाइम तक ये ग्रो कर सकता है। ये ऑलरेडी ग्रो हो चुका है, पहले ये 100 से 200 के रेंज में था, और यहां से भी 1.5 से 2x ग्रोथ कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है। फिर कंज्यूमर अप्लायंसेस में भी आप देखोगे टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, जो आपके ये प्योरीफायर वगैरह होते हैं, उन पे भी जो भी वो टच पैनल बना होता है आपका, जो भी डिजाइनिंग वगैरह करी होती है क्रोम प्लेटिंग की, वो सब ये कंपनी करती है। और इसमें भी कंपनी 3 से 4 टाइम का ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रही है अपने किट वैल्यू के अंदर। तो एक तो अच्छी चीज ये भी है कि इनकी डिपेंडेंसी काफी कम है। जैसे हम बेलराइज को डिस्कस करते हैं, और भी ऑटो एंसिलरी कंपनीज को आप देखोगे तो उनका कॉन्सेंट्रेशन ना या तो पैसेंजर व्हीकल की तरफ या फिर टू व्हीलर सेगमेंट की तरफ ज्यादा है, लेकिन इस कंपनी का मिक्स बहुत अच्छा है। कंपनी पैसेंजर व्हीकल में भी है और इसमें भी अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रही है 4 से 6 टाइम अपने किट वैल्यू में। टू व्हीलर में भी यहाँ पे इनकी प्रेजेंस है, इसमें भी कंपनी 1.5 से 2 टाइम का ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रही है। सिमिलरली कंज्यूमर अप्लायंसेस में भी कंपनी 3 से 4 टाइम का ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रही है। यानी जिन जिन सेगमेंट में मेरी प्रेजेंस है वहां पे ऑर्गेनिकली ग्रोथ टेलविंड्स काफी स्ट्रॉन्ग है इस कंपनी के लिए। तो ये ओवरऑल हमने इनका मॉडल डिस्कस किया है। अब इनके एक बार नंबर्स वगैरह देख लेते हैं कि इस क्वार्टर में कैसे नंबर्स आए हैं। सो एक तो मतलब ये 24th कंसेक्यूटिव क्वार्टर है एसजेएस एंटरप्राइज के लिए जहां पे इन्होंने इंडस्ट्री को आउट परफॉर्म किया है। 24th कंसेक्यूटिव क्वार्टर, यानी कि पिछले लगभग 6 साल से हर एक क्वार्टर में कंपनी इंडस्ट्री को आउट परफॉर्म कर रही है। तो ये हमको इनका ट्रैक रिकॉर्ड, इनकी कंसिस्टेंसी दिखाता है। सी आपको ऐसे बिजनेसेस तो बहुत कम मिलेंगे, बहुत रेयर होंगे, वो भी किसी किसी सेक्टर के अंदर होंगे जो मतलब कंसिस्टेंटली पूरे सेक्टर में सबसे हाई रेट पे ग्रो करे। जैसे अभी हम वी टू रिटेल को देख रहे हैं, और वो फेस अगर चलेगा भी किसी बिजनेस का तो एक लिमिटेड टाइम तक चल सकता है। 1 साल चलेगा, 2 साल चलेगा, मैक्सिमम 3 साल चलेगा। एक टाइम के बाद उसका बेस बढ़ जाएगा तो ग्रोथ धीरे धीरे घटेगा, और जो नए छोटे प्लेयर्स आएंगे उस इंडस्ट्री में उनका ग्रोथ जो है वो फास्ट हो जाएगा। तो वो चीज मतलब अफेक्ट हो सकती है। लेकिन ये जो कंसिस्टेंसी है ना, कि आप इंडस्ट्री को हमेशा आउट परफॉर्म करो, और ये 24th कंसेक्यूटिव क्वार्टर, यानी कि 6 मतलब 6 साल हो चुके हैं इस कंपनी को जहां पे ये हर एक क्वार्टर में इंडस्ट्री से बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। तो ऐसे बिजनेसेस को जब भी मार्केट में नॉर्मल चीजें होंगी ना, आप देखोगे उनको वैल्यूएशन बाकी प्लेयर से अच्छा ही मिलेगा, क्योंकि वो कंसिस्टेंसी है उस बिजनेस के पास में। इस क्वार्टर में भी अगर हम देखें तो टू व्हीलर इंडस्ट्री आपकी ग्रो करी है 10-11% से, इनका ग्रोथ है 44%, यानी 4 टाइम इंडस्ट्री को आउट परफॉर्म किया है। देन पैसेंजर व्हीकल में भी लगभग 4 टाइम इन्होंने आउट परफॉर्म किया इंडस्ट्री को। क्यूमुलेटिवली भी अगर हम देखें तो टू व्हीलर पैसेंजर व्हीकल को मोर देन 3x कंपनी ने आउट परफॉर्म किया है Q2 के अंदर। H1 पूरा मतलब Q1 Q2 दोनों में देखोगे उसमें भी अपना आउट परफॉर्मेंस इन्होंने कंटिन्यू रखा है। देन ये जैसे हमने आनंद राठी वेल्थ को डिस्कस किया था ना, कि FY21 FY22 में जो कंपनी के पूरे साल के रेवेन्यू प्रॉफिट के नंबर होते थे, वो अब उनका एक क्वार्टर का रेवेन्यू प्रॉफिट का नंबर होता है। ये मैनेजमेंट भी वही बता रही है कि FY21 में जो हमारा रेवेन्यू था, इबिट्टा था, पैट था, वो अब हम एक क्वार्टर के अंदर रिपोर्ट कर रहे हैं। तो मतलब 3-4 साल में क्या स्केल रहा है बिजनेस का, वो चीज हमें ये शो कर रहा है। देन इन सारे ब्रांड से नए कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह मिले हैं, नए ऑर्डर्स वगैरह मिले हैं, आगे कॉन कॉल में हम डिस्कस करेंगे इसको। फिर ऑटोमोटिव डिस्प्लेस बनाने के लिए ना इस कंपनी ने बीओई के साथ में एक एमओयू साइन किया है। तो उसके लिए कंपनी अभी कैपेक्स वगैरह कर रही है। मतलब मोस्टली अभी इंडिया जो है इसको इंपोर्ट करता है, इंपोर्ट डिपेंडेंसी हमारी इस पर ज्यादा है। तो ये कंपनी का एक लोकलाइजेशन की तरफ एक स्टेप है इनके साथ में। देन इस क्वार्टर के नंबर्स अगर हम देखें तो रेवेन्यू में 25% की ग्रोथ है कंपनी की वाई लेवल पे। इवन क्यू ऑन क्यू भी आप देखोगे तो 15% से कंपनी का रेवेन्यू ग्रो किया है। इबिट्टा में 41% की ग्रोथ है। मार्जिन लास्ट ईयर आपके 27% थे, इस क्वार्टर में लगभग 30% का इबिट्टा इन्होंने रिपोर्ट करा है। पैट में भी 48% की ग्रोथ है वाई लेवल पे। पैट मार्जिन भी आपके 15% से ऑलमोस्ट 18% के आसपास हो गए। तो Q2 प्लस पूरा H1 आप देखो तो बहुत अच्छा गया। टॉप लाइन की ग्रोथ भी अच्छी है एंड प्रॉफिटेबिलिटी में भी काफी अच्छे नंबर्स इन्होंने रिपोर्ट करे हैं। बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है इस कंपनी की। मतलब अगर आप इनका 3 साढ़े 3 साल का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे ना, तो इनका फिक्स एसेट जो है वो मोर देन डबल हो गया है।
पिछले 3 साढ़े 3 साल में, लेकिन कंपनी ने ना तो कोई लॉन्ग टर्म डेट लिया है ना ही कोई शॉर्ट टर्म डेट लिया है। यानी मुझे ना तो बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, कैपेसिटी बढ़ाने के लिए ना तो मेरे को डेट लेने की जरूरत पड़ रही है या मुझे इक्विटी रेज करने की जरूरत पड़ रही है, या फिर अगर मेरे को डे टू डे बिजनेस को रन करना है यानी कि मेरा वर्किंग कैपिटल, उसके लिए भी कंपनी को डेट वगैरह की जरूरत नहीं पड़ रही। तो स्ट्रॉन्ग मतलब बैलेंस शीट एक्चुअली में काफी स्ट्रॉन्ग है इनकी। सिमिलरली आप देखोगे रिटर्न रेशियोज वो भी काफी स्ट्रॉन्ग है, आरओई के नंबर, आरओसीई का नंबर। कैश फ्लो तो वैसे ऑटो एंसिलरी इंडस्ट्री में आप देखोगे मोस्टली सारी कंपनीज का EBITDA टू कैश फ्लो कन्वर्जन बहुत अच्छा है, इस कंपनी का भी काफी हेल्दी है। सो ये ओवरऑल नंबर्स इन्होंने रिपोर्ट करे हैं। एक बार सेगमेंट वाइज नंबर भी देख लेते हैं इनका। तो मिक्स बहुत अच्छा है, मतलब जैसे हमने डिस्कस किया ना, कहीं कंपनीज का कॉन्सेंट्रेशन होता है, इस कंपनी का 41% रेवेन्यू आता है टू व्हीलर से, फिर पैसेंजर व्हीकल लगभग 38% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है, एंड कंज्यूमर अप्लायंसेस से 17% का रेवेन्यू आता है। तो मिक्स अच्छा क्रिएट किया है। डोमेस्टिक मेनली इनका 90% रेवेन्यू आता है। इस क्वार्टर में एक्सपोर्ट का शेयर बढ़ा है, 9 से 10% रेवेन्यू कंपनी का एक्सपोर्ट से आया है। सो ये ओवरऑल परफॉर्मेंस है कंपनी की। मॉडल हमने डिस्कस किया, नंबर्स काफी स्ट्रांग इन्होंने रिपोर्ट करे हैं। अब मैनेजमेंट की कमेंट्री डिस्कस करते हैं कि यहाँ से आने वाले क्वार्टर्स के लिए या अगले साल के लिए ओवरऑल कैसा गाइडेंस है इस कंपनी का। तो एक तो इनका कहना है कि हमारा आगे चल के मीडियम टर्म का गोल है कि एस्थेटिक और ये डेकोरेटिव पार्ट्स के रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं ना, जितने भी सॉल्यूशंस रिक्वायर्ड होते हैं हमारे क्लाइंट्स को, वो सब हम इन हाउस खुद बनाएं, यानी कि एक वन स्टॉप सॉल्यूशन बन जाए डेकोरेटिव एस्थेटिक के रिलेटेड जितने भी पार्ट्स वगैरह हमारे क्लाइंट्स को चाहिए। इसके अंदर कंपनी कह रही है कि हमें किसी भी एक सेगमेंट पे कॉन्सेंट्रेशन नहीं करना है, कि मतलब सिर्फ पैसेंजर व्हीकल पे कर रहे हैं या टू व्हीलर पे कर रहे हैं। कंपनी कह रही है सब में टेलविंड्स काफी अच्छे हैं, और इवन कंज्यूमर अप्लायंसेस सेगमेंट से भी इन्होंने काफी सारे जो ये आपके ओईएम्स हैं, ब्रांड जो होते हैं कंज्यूमर अप्लायंसेस के, उनके साथ में इनका डिस्कशन चल रहा है। इवन जो आपके थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर्स हैं जैसे ईपैक ड्यूरेबल हुआ, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट हुआ, उनके साथ में भी इनका डिस्कशन चल रहा है, क्योंकि वो तो आपका कंपोनेंट बनाते हैं, लेकिन ये कंपनी डिजाइनिंग का पार्ट करती है, मतलब काम करती है, डेकोरेटिव पार्ट्स वगैरह बनाते हैं। तो वहां पे भी कंपनी का डिस्कशन चल रहा है ऑर्डर्स वगैरह के लिए। देन इस क्वार्टर में कंपनी ने काफी बड़े बड़े क्लाइंट्स को ऑनबोर्ड किया है, जैसे निसान को इन्होंने ऑनबोर्ड किया है। अब इनका कहना है कि जो हमारा एक्सपोर्ट का टारगेट है ना अगले 2 साल 2.5 साल 3 साल के अंदर, उसमें उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बहुत बड़ा स्टेप है हमारे लिए, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। क्योंकि ये जो ग्लोबल ओईएम्स होते हैं ना, जैसे निसान हुआ, फोर्ड हो गया, टोयोटा हो गया, इनको ऑनबोर्ड करने में ही आपको काफ़ी टाइम लग जाता है, 2-3 साल तक आपको फॉलोअप करना पड़ता है। फिर आप प्रोडक्ट सैम्पलिंग देते हो, उसके बाद क्लाइंट जो है उसको अप्रूव करता है, फिर आप मतलब आगे बात बढ़ाते हो। तो एक तो उसके उससे मतलब जो हम 2-3 साल से कर रहे हैं उसके पॉइंट से एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। प्लस अभी इनको सिर्फ जो निसान की यूएस की फैसिलिटी है उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट मिला है, तो अब ये कह रहे हैं कि हम वहां पे अपनी कैपेबिलिटी शो कर सकते हैं, एंड अगर वो सक्सेसफुल रहा तो ग्लोबली उनके जितने भी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है उनका हमको ऑर्डर मिल जाएगा। यानी कि एक सिंगल क्लाइंट से हम काफी बड़ा वॉलेट शेयर गेन कर सकते हैं अगर ये आगे चल के सक्सेसफुल होता है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी बड़ा अचीवमेंट है इनके लिए। देन गाइडेंस इन्होंने इंक्रीज किया है। सो पहले इस कंपनी का रेवेन्यू का गाइडेंस था 1.5 से 2x ग्रोथ इंडस्ट्री के कंपैरिजन में। अब इंडस्ट्री अगर आप देखोगे ऑटो इंडस्ट्री, तो ये पहले तो मतलब काफी बड़ा स्लो डाउन था, चाहे आप Q4 के नंबर्स देखो, Q1 के भी नंबर्स देखोगे तो मतलब एकदम मातम सा जैसा छाया हुआ था, कुछ इतना पॉजिटिव सेंटीमेंट आपको दिखेगा नहीं Q1 Q4 के कॉन कॉल में। इस क्वार्टर में Q2 के मोस्टली सारी ऑटो एंसिलरी कंपनीज मतलब काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है ग्रोथ को लेकर के, ऑर्डर बुक को लेकर के, कईयों ने तो अपने गाइडेंस को भी इंक्रीज किया है जैसे इन्होंने किया है। तो ऑटो इंडस्ट्री में जो टेलविंड है ये एक्सपेक्टेड है कि अगले कुछ सालों में ना ये इंडस्ट्री 8 से 10% से ग्रो करेगी। जो चीजें पिछले 6-7 महीने के अंदर हुई है, गवर्नमेंट का इनिशिएटिव हो गया, मानसून वगैरह अच्छा हुआ है, ये सारी चीजों की वजह से। लेकिन इनका जो सेगमेंट है वो है एस्थेटिक डेकोरेटिव इंडस्ट्री। ये इंडस्ट्री ऑलरेडी पिछले 4-5 साल से आपका हाई टीन से 20% के रेट पे ग्रो कर रही है, और यहां से भी अगले 4-5 साल में एक्सपेक्टेड है कि आपका अर्ली टीन से मिड टीन का ग्रोथ रहेगा इस इंडस्ट्री में, यानी 13% से 16-17% का ग्रोथ एक्सपेक्टेड है इस इंडस्ट्री में। अब ये कंपनी का पहले गाइडेंस था 1.5 से 2 टाइम, यानी कि 20 से 25% की ग्रोथ। अब फॉर FY26 इनका गाइडेंस है 2.5x ऑफ इंडस्ट्री, यानी इंडस्ट्री अगर ग्रो करेगी 13-16% के आसपास, तो ये कंपनी 25 से 30% का ग्रोथ टारगेट कर रही है FY26 के अंदर। यानी कि जो इस क्वार्टर में हमने ग्रोथ का नंबर देखा, ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा कंपनी के आने वाले क्वार्टर्स के अंदर भी। दूसरा एक और अच्छा इन्होंने गाइडेंस दिया है मार्जिन के ऊपर। तो इनके अगर आप हिस्टोरिकली मार्जिन्स वगैरह देखोगे मतलब 24-25% के आसपास रहते हैं। एक तो ऑलरेडी पूरे इंडस्ट्री के अंदर कुछ ही ऐसे प्लेयर हैं जो आपको 15% के बिट्टा पे भी दिखेंगे, और एसजेएस तो उन कुछ प्लेयर में आता है जो आपका मोर देन 20% का बिट्टा बना रहा है, वो भी कंसिस्टेंटली हर एक क्वार्टर हर एक फाइनेंशियल ईयर में आपको दिखेगा। अब इस क्वार्टर में जो इनके मार्जिन इंप्रूव हुए हैं ना, 29-30% के मार्जिन है, कंपनी कह रही है ये मार्जिन हम सस्टेन कर सकते हैं, मतलब जो मार्जिन पे इंप्रूवमेंट दिखा है ये पूरे साल के लिए हम सस्टेन कर सकते हैं, और 27% का
EBITDA मार्जिन का गाइडेंस दिया है इन्होंने फुल ईयर ऑफ FY26 के लिए। पहले के सालों में इनका मतलब मार्जिन होता था 25%, 24%। इस साल कितना होगा फुल ईयर पे? 27%, यानी मार्जिन इंप्रूवमेंट भी कंटिन्यू रहेगा। इस क्वार्टर में क्यों इतने ज्यादा मार्जिन इंप्रूव हुए इनके? तो 2-3 फैक्टर है। पहला तो जो प्रोडक्ट मिक्स है इनका वो प्रीमियम प्रोडक्ट्स की तरफ शिफ्ट हुआ। जैसे न्यू जनरेशन प्रोडक्ट्स अगर आप देखोगे, जो हमने वो स्लाइड में देखा, लगभग 23% सेल्स इनकी न्यू जनरेशन प्रोडक्ट से आया है। तो उस पर मार्जिन आपका बेटर होता है, रियलाइजेशन उसमें बेटर होता है, तो वहां से एडवांटेज मिला है। दूसरा, कंपनी ने खुद इन हाउस ना काफी सारे कॉस्ट कटिंग इनिशिएटिव्स इन्होंने रन करे थे, तो उसकी वजह से भी मार्जिन में इंप्रूवमेंट हुआ है। तीसरा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, मतलब सेम प्रोडक्शन सेम कॉस्ट के ऊपर मैं ज्यादा प्रोडक्शन वॉल्यूम जनरेट कर रहा हूं, तो उसका एडवांटेज मिला है, तो उसकी वजह से मार्जिन में इंप्रूवमेंट है। और मतलब पूरे साल का भी काफी अच्छा गाइडेंस इन्होंने दिया है। तीसरा, इन्होंने गाइडेंस दिया है एक्सपोर्ट बिजनेस के ऊपर। तो एक्सपोर्ट में हमने डिस्कस तो किया, निसान को ऑनबोर्ड किया। इसके अलावा कंपनी कह रही है अगले 2-2.5 साल के अंदर एक्सपोर्ट हमारे टोटल बिजनेस का ना 14 से 15% कंट्रीब्यूट करेगा। अभी कितना है? 9 से 10%, जैसे हमने Q2 के रिजल्ट में देखा। और ये डायरेक्शनली अपवर्ड ट्रेजेक्टरी रहेगी एक्सपोर्ट वाले बिजनेस की। एंड एक्सपोर्ट में वैसे भी इनके मार्जिन जो है वो बेटर होते हैं डोमेस्टिक बिजनेस के कंपैरिजन में, यानी कि मार्जिन इस साल तो आपका बढ़ेगा पिछले साल के कंपैरिजन में। प्लस इसके अलावा भी अगले 2-3 साल में मार्जिन की ट्रेजेक्टरी अपवर्ड ही रहेगी कंपनी की। एक तो ये वाला चीज जो हमने डिस्कस किया, एक्सपोर्ट का शेयर बढ़ेगा। दूसरा, जो आपके न्यू जनरेशन प्रोडक्ट्स हैं इनका कंट्रीब्यूशन बढ़ता जा रहा है रेवेन्यू में, तो ये भी आपके मार्जिन को पॉजिटिवली इंपैक्ट करेंगे। एंड थर्ड, जो ये कंपनी अपना डिस्प्ले लोकलाइजेशन जो कर रही है BOE के साथ में, वो भी जब आपका कैपेसिटी लाइव होगी, वो भी जब आपका पिकअप करेगा प्लांट, वहां से भी आपके मार्जिन इंप्रूव होने के चांसेस है। तो ये 2-3 रीजन है जिसकी वजह से मार्जिन की ट्रेजेक्टरी काफी अच्छी लगती है कंपनी की मीडियम टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। फिर मतलब एक्सपोर्ट को लेकर के जो ये इतना बुलिश है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इनके पास में काफी सारे हैं, जिसकी वजह से मैनेजमेंट का कहना है कि जो ग्लोबल प्लेयर्स हैं अगर वो थोड़ा compete करते भी है, स्टिल हम काफी कंफर्टेबल पोजीशन में अपने शेयर को इंक्रीज करने के लिए। एक तो इनका कहना है कि आई मीन ग्लोबली अगर आप देखोगे ना, तो बहुत कम ऐसे प्लेयर्स हैं जो हमने डिस्कस किया कि इतने सारे प्रोडक्ट्स के अंदर जो ऑपरेट करते हो, 7,000 से ज्यादा जिनका SKU हो। तो कंपनी कह रही है ये छोटे छोटे बैचेस में जो मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ती है, इतना ज्यादा जो कस्टमाइजेशन करना पड़ता है, ये हमको ना एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव एज देता है। तो ग्लोबल प्लेयर्स के कंपैरिजन में हम वहां पे मतलब बहुत इजीली कस्टमर को ऑनबोर्ड कर सकते हैं। दूसरा, कंपनी कह रही है कि हमारा सेगमेंट भी काफी नीश है, मतलब मेनली जो आपके ग्लोबल कॉम्पिटिटर्स हैं वो कंपोनेंट वाले बिजनेस के अंदर है। जो ये एस्थेटिक पार्ट हो गया, डेकोरेटिव पार्ट हो गया, इसमें बहुत लिमिटेड प्लेयर्स हैं और वो भी कुछ कुछ प्रोडक्ट के अंदर ही अवेलेबल है। और ये जो इन्होंने वाटर पैक के साथ में जो नई टेक्नोलॉजीज ऐड करी है, इससे इनकी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ और इंक्रीज होगी, क्योंकि कई सारे जो प्लेयर्स हैं जो डेकोरेटिव पार्ट्स तो बनाते हैं, लेकिन वो कमोडिटी टाइप ऑफ प्रोडक्ट के अंदर ज्यादा हैं। जो आपके हाई एंड टेक्नोलॉजी जहां पे रिक्वायर्ड होती है, जैसे ये कंपनी करती है, उसमें और भी ज्यादा मतलब और भी कम लोगों की प्रेजेंस है। तो इसकी वजह से मैनेजमेंट काफी कॉन्फिडेंट है कि एक्सपोर्ट में इनका शेयर बहुत इजीली ग्रो करता रहेगा। प्लस कंपनी कह रही है एक्सपोर्ट में भी ऐसा नहीं है कि हम कोई एक पर्टिकुलर रीजन टारगेट कर रहे हैं, बिकॉज जो इनके पास में कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ है, एक्चुअली में आपको इनका कॉन कॉल सुनना चाहिए। सो मैनेजमेंट बहुत ज्यादा बुलिश है अपने एक्सपोर्ट शेयर को लेकर के कि कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ जो है हमारा, हम यूएस के अंदर भी एंटर कर सकते हैं, यूरोप के अंदर भी एंटर कर सकते हैं, साउथ ईस्ट एशिया में भी अपना मार्केट शेयर इंक्रीज करेंगे। तो कंपनी कह रही है कि पूरे वर्ल्ड को हम टारगेट कर रहे हैं एक्सपोर्ट के अंदर। तो ये ओवरऑल इनका कॉन कॉल था, मतलब गाइडेंस इन्होंने इंक्रीज किया है, मार्जिन की ट्रेजेक्टरी काफी अच्छी रहेगी, प्लस एक्सपोर्ट पे काफी एग्रेसिवली कंपनी आगे टारगेट कर रहा है। बाकी अगर आप इनका वैल्यूएशन वाला पार्ट देखोगे तो थोड़ा सा आदित्य विजन वाला केस है, मतलब सिर्फ पीई और EV/2 बिट्टा के बेसिस पे मैं इसको वैल्यू करने जाऊंगा तो मुझे दिखेगा स्टॉक जो है वो थोड़ा सा ज्यादा ओवर वैल्यूड है, क्योंकि 6-7 महीने पहले स्टॉक लगभग 800-900 के लेवल पे था, अभी 1600-1700 के लेवल पे है। तो पी री रेट वाला जो हमारा कई सारे बिजनेस को डिस्कस करने का जो मेन पॉइंट होता है कि वैल्यूएशन री रेटिंग का स्कोप है या नहीं, वो इस कंपनी में ऑफकोर्स हो चुका है। तो नियर टर्म में मेरा ये माइंडसेट नहीं हो सकता, इसको प्ले कर रहा हूं अगर मैं, कि मेरे को वैल्यूएशन री रेटिंग मिलेगा, बिकॉज ऑलरेडी करंट पी 39-40 का है। एंड पूरे मतलब फॉरवर्ड पी अगर आप देखोगे तो लगभग 150-160 करोड़ का पैट पी कंपनी कर सकती है फुल ईयर FY26 के अंदर। तो फॉरवर्ड पी आपका बनता है 33 से 36 का। तो मतलब मुझे अगर मैं इस पे बैट कर रहा हूं तो नियर टर्म में ना मेरा ये बैट नहीं होना चाहिए कि मेरे को वैल्यूएशन री रेटिंग मिले, जैसे हमने यथार्थ के केस में डिस्कस किया था कि ऑलरेडी 45-50 का पी है। अब यहां से अगर मार्केट उसको 80-90 का पी दे दे तो वो मेरे लिए बोनस है। सेम SGS का पी अगर यहां से 50-60 का हो जाए तो मेरे लिए बोनस है, लेकिन आई मीन मेरे को ये एक्सपेक्ट करके इसके ऊपर बैट नहीं करना है।
मैं अगर इस पे बैट कर रहा हूं तो मेरा जो होराइजन है वो मीडियम से लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। क्यों? बिकॉज जो इनके बिजनेस मॉडल की जो स्ट्रेंथ है, जो कॉम्पिटेटिव एडवांटेज है इस कंपनी के पास में, जो ट्रैक रिकॉर्ड है इनके पास में, जो बैलेंस शीट का स्ट्रेंथ है इस कंपनी के पास में, एंड ओवरऑल इंडस्ट्री का टेलविंड, पूरे ऑटो इंडस्ट्री का टेलविंड अगर आप देखो तो जस्ट स्टार्ट हुआ है। आई मीन इससे पहले जैसे हमने डिस्कस किया कि काफी नेगेटिव सेंटीमेंट था, बेयरिश सेंटीमेंट था। अब आप देखोगे चाहे ओईएम्स हो, चाहे एंसिलरी कंपनीज हो, सब सब बहुत कॉन्फिडेंट है कि एटलीस्ट अगला 2-3 साल हम बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। ब्रांड्स केपेक्स कर रहे हैं तो इसका मतलब जो इनके ये सप्लायर्स हैं इनके लिए भी एक अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। तो अगर ये साइकिल सही चल रहा है, 2-3 साल ये साइकिल कंटिन्यू रहा, तो ये कंपनी जो है ये बहुत अच्छा कर सकती है, क्योंकि पास्ट में भी इन्होंने अब पूरी ओवरऑल इंडस्ट्री को आउट परफॉर्म किया है। तो मैं वैल्यूएशन री रेटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं इस पे बैट कर सकता, लेकिन अगर मैं नियर टू मीडियम टर्म के ऊपर लूं या फिर मीडियम टू लॉन्ग टर्म का बैट अगर लेके चलूं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी अच्छा बैट लगता है। ऑफकोर्स बीच में मुझे साइकिल को ट्रैक करते रहना है कि ये मोमेंटम कंटिन्यू रहना चाहिए कंपनी का भी एंड ओवरऑल इंडस्ट्री का भी। तो बाकी ट्रैकिंग इसका कंटिन्यू रखेंगे। आपके जो भी डाउट्स हैं शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।